नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेदर अपडेट 2M पे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो बंगाल की खाड़ी पे सिस्टम उभर रहा है उसका इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ पे किस तरह से देखने को मिलेगा और इस सिस्टम का इंटेंसिटी और ट्रैक क्या रह सकता है और इस सिस्टम का इफेक्ट आपको कहाँ कहाँ पे किस तरह से और कब से देखने को मिलेगा। तो अगर आप वीडियो को एक भी पार्ट को मिस करोगे तो आपको इस वीडियो को समझ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को पूरा अंत तक देखने की कोशिश जरूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी का वेदर कंडीशन के बारे में बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ी एरिया के हिमालय रीजन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर रहा है। उसकी वजह से आज से 3-4 दिन तक लगातार आपको स्नोफॉल के साथ हेवी रेन देखने को मिल सकती है पहाड़ी एरिया पे। बट ज़्यादा कोई हेवी रेन या हेवी स्नोफॉल देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि इतना शक्तिशाली वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये नहीं है। वही दूसरी तरफ एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखा जा सकता है अंडमान आइलैंड के आसपास और दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन केरला कोस्ट के आसपास देखा जा सकता है। इसकी वजह से साउथ इंडिया का जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल इस सभी एरिया पे आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी। केरला के खास करके केरला के कई एरिया पे आपको भीषण बारिश देखने को मिल सकती है अगले 3 से 4 दिन तक। और देश के बाकी हिस्से में मौसम लगभग सूखा रहने की संभावना दिखाई दे रही है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम के बारे में, उसका कंडीशन क्या क्या रहने वाला है। तो अभी अंडमान आइलैंड के आसपास जो सर्कुलेशन बना है उसका लाइव सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं कि सिस्टम अभी इसी जगह के आसपास में देखा जा सकता है। अभी सर्कुलेशन धीरे धीरे करके और भी शक्तिशाली हो रहा है। इसके बाद ये सर्कुलेशन धीरे धीरे करके वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जाएगा। तो मैंने स्क्रीन पे मार्क किया है कि इसी जगह के आसपास ये सिस्टम अभी देखा जा सकता है। नॉर्मली जब इसी जगह पे सिस्टम बनता है तो वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जाता है। बट ये सिस्टम इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो नॉर्थ वेस्ट में आगे जा पाए, इसलिए ये सिस्टम धीरे धीरे करके वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जाएगा। आपको समझाने के लिए मैं मार्क कर रहा हूँ कि सिस्टम अभी इसी जगह पे देखा जा सकता है। अभी ये सिस्टम धीरे धीरे करके इसी डायरेक्शन पे आगे जाएगा और यहाँ पे आके पहुँचेगा, इसी जगह पे पहुँचेगा। तो पहुँचने के बाद ये सिस्टम इसी जगह पे मैक्सिमम 48 आवर्स तक रहने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सिस्टम इसी जगह पे रह के इंटेंसिफाई होने की कोशिश करेगा। तो अक्सर देखा जाता है कि सिस्टम जितना टाइम तक सी पे रहता है तो उसका तीव्रता और इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ता है। तो ये सिस्टम अगर इसी जगह पे 2 या 3 दिन रह जाता है तो ये सिस्टम इसी जगह पे ही डीप डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। मतलब जब ये लो प्रेशर अभी बनने वाला है अगले 24 घंटे के अंदर बन जाएगा। ऐसा लग रहा है कि लो प्रेशर 24 घंटे के अंदर बन सकता है। 19 तारीख के आसपास लो प्रेशर बन सकता है। 19 तारीख में लो प्रेशर बनने के बाद ये 20 से लेकर 22 के बीच में इसी जगह के आसपास इंटेंसिफाई होना स्टार्ट करेगा। तो 22 तारीख में पॉसिबली डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन का रूप भी ले सकता है। अभी के कंडीशन पे ऐसा लग रहा है कि 22 तारीख के आसपास ये डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है। तो 22 तारीख पे जब ये सिस्टम डीप डिप्रेशन का रूप ले लेगा तो लेने के बाद ये इसी जगह पे होगा। उसके बाद वो सिस्टम रिकर्व करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जाने की कोशिश करेगा। मतलब जब ये 22 तारीख या 23 तारीख में डीप डिप्रेशन में बदलेगा तो बदलने के बाद वो यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा नॉर्थ वेस्ट इसी डायरेक्शन में आगे जाना स्टार्ट करेगा। मतलब इसके पास फिर भी और 3 दिन या 2 दिन का टाइम रहेगा लैंड तक पहुंचने के लिए। तो डीप डिप्रेशन बनने के बाद जब ये 3 दिन ट्रैवल करेगा तो काफ़ी टाइम उसको मिल रहा है, सी ट्रैवल मिल रहा है। और सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वो जितना आगे जाएगा सी सरफेस टेम्परेचर वहाँ पे उतना इंक्रीज होगा। मतलब अभी बे ऑफ बंगाल का मोस्ट ऑफ जगह पे सिस्टम सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो वो 29 से 32 डिग्री के बीच में है। तो जितना नॉर्थ वार्ड में हम जाएंगे, मतलब वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल, नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे सी सरफेस टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, 31 डिग्री के आसपास के एरिया पे, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल माना जाता है साइक्लोन का इंटेंसिटी को इंक्रीज कराने के लिए। तो ये फैक्टर्स पूरा फेवरेबल में है कि सिस्टम का इंटेंसिटी ये बढ़ाएगा। मतलब ये टेम्परेचर की बात करें तो ये टेम्परेचर जितना सिस्टम आगे जाएगा तो उस टेम्परेचर की वजह से सिस्टम का इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगा। और विंड शेयर की बात करें तो विंड शेयर भी मॉडरेट टू लो रह सकता है। वहाँ पे उम्मीद कर रहे हैं कि मॉडरेट टू लो रहने की संभावना है। तो अगर किसी भी सिस्टम को इतना लंबा ट्रैवल मिलता है तो कोई भी सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म पे बदल जाएगा। तो ये सिस्टम इतना लंबा ट्रैवल पाने की वजह से ये सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप लेने का पोटेंशियल काफ़ी रख रहा है। मतलब ये 23 तारीख या 24 तारीख के आसपास ये साइक्लोन में बदल सकता है। और उस वक्त वो सिस्टम वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल या नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के आसपास में कहीं पे होगा। तो नॉर्मली अक्टूबर पे जो सिस्टम बनता है वो नॉर्मली वेस्ट नॉर्थ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जाता है। बट ये सिस्टम रिकर्व कर रहा है। रिकर्व क्यों कर रहा है? इसका रीज़न 2 है। पहला रीज़न ये है कि आंध्र प्रदेश कोस्ट के आसपास 23 तारीख में एक रीज बन सकता है जो कि सिस्टम को कर्व कराने में मदद करता है। इसके साथ एक और चीज़ भी अवेलेबल है जो कि सिस्टम को और भी रिकर्व करा सकता है, वो है कि WD। जो WD फिलहाल अभी है वो WD अफेक्ट करने वाला है सिस्टम को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, सिस्टम रिकर्व करने की कोशिश कर रहा है। मतलब जब ये सेंट्रल बे ऑफ बंगाल या साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास पहुंचेगा तो वहाँ पे इंटेंसिफाई होने की कोशिश करेगा। उसके बाद वो सिस्टम रिकर्व करके भारत के पूर्वी तट की ओर बढ़ेगा। ये इसी 2 रीज़न की वजह से सिस्टम रिकर्व कर रहा है।
इसीलिए सबसे हायर चांसेस लैंडफॉल के बारे में बात करें तो नॉर्थ आंध्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल पे अभी दिखाई दे रही है। और ये सिस्टम सीवियर साइक्लोन का रूप भी ले सकता है। सीवियर साइक्लोन का अर्थ है कि इसका विंड स्पीड की बात करें तो 90 to 100 गस्टिंग में 110 kph के आसपास विंड स्पीड रह सकता है। बट ये सीवियर साइक्लोन का रूप लेगा, इसके बाद ये आगे जाएगा कि नहीं, इसके बारे में अभी कोई कंफर्मेशन न्यूज़ नहीं है। सीवियर साइक्लोन तो हाई लिया जा सकता है, इसका पोटेंशियल है कि सीवियर साइक्लोन तक मैक्सिमम ये इंटेंसिटी पहुंच सकता है। उससे ज़्यादा जाएगा कि नहीं, इसके बारे में अभी बोलना सही नहीं है, बट उससे ज़्यादा जा सकता है, इसको इनकार भी नहीं कर सकते, ये बात भी सही है। बहुत से मेट्रोलॉजिकल फैक्टर सिस्टम को सपोर्ट करेंगे सिस्टम का इंटेंसिटी को इंक्रीज कराने के लिए, इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि सिस्टम साइक्लोन या सीवियर साइक्लोन तो मैक्सिमम पहुंच सकता है। तो 24 तारीख के आसपास ये सिस्टम साइक्लोन पे बदल सकता है। 23 तारीख या 24 तारीख के बीच में सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म का रूप ले सकता है। तब ये सिस्टम नॉर्थ आंध्र उड़ीसा कोस्ट के आसपास में होगा उस टाइम के दौरान। तो उसके बाद वो सिस्टम कहाँ जाएगा, क्या नॉर्थ आंध्र उड़ीसा में हिट करेगा या रिकवर करके वेस्ट बंगाल की ओर जाएगा, इसके बारे में अभी कोई भी स्थिति क्लियर नहीं है। मैं बोलूँगा भाईजैक से लेकर सागर आइलैंड के बीच में सिस्टम कहीं भी टकरा सकता है, सबसे हायर चांसेस इसी जगह पे ही है। और GFS मॉडल ECMWS मोस्टली सभी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि सिस्टम रिकर्व करेगा। जब ये साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास पहुंचेगा तो वहाँ पे इंटेंसिफाई होगा, तो होने के बाद ये सिस्टम रिकर्व करके आंध्र प्रदेश या उड़ीसा या वेस्ट बंगाल के बीच में कहीं भी जा सकता है। और इस सिस्टम की वजह से अंडमान आइलैंड के कई एरिया पे आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी अगले 3 से 4 दिन तक। जब ये सिस्टम धीरे धीरे करके साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के आसपास पहुँचेगा 20 से लेकर 22 के बीच में, उसी टाइम के दौरान से ये साउथ इंडिया के जो तमिलनाडु, साउथ आंध्र प्रदेश, इन सभी एरिया पे क्लाउडी उधर पहुंचना लगेगा। वहाँ पे कुछ कुछ एरिया पे बारिश की एक्टिविटी भी देखने को आपको मिल सकती है 20 से 22 के बीच में। उसके बाद ये सिस्टम धीरे धीरे करके जब नॉर्थ डायरेक्शन पे आगे जाने की कोशिश करेगा तो 22 तारीख से ही क्लाउडी उधर स्टार्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, इन सभी एरिया पे। और 23 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाकों में, और वेस्ट बंगाल के इलाकों में भी इंक्रीज होने की संभावना 23 तारीख से होने की संभावना दिखाई दे रही है। 24 तारीख में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के इलाकों में, कोस्टल एरिया में खास करके भारी से बहुत भारी बारिश और एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है 24 तारीख में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के तटीय इलाकों में। और वेस्ट बंगाल पे भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना भी दिखाई दे रही है 24 तारीख से। तो 24, 25 और 26 इसी टाइम के दौरान आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, इन सभी के कोस्टल एरिया पे आपको सबसे हायर इंटेंसिटी के साथ हायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। अत्यंत भारी बारिश देखने को मिलेगा, विंड स्पीड भी ज़्यादा रह सकती है। अगर ये सीवियर साइक्लोन का रूप लेता है तो विंड स्पीड 90 to 100 kph तक भी रह सकता है कोस्टल एरिया पे। बट अभी के कंडीशन के हिसाब से साइक्लोन स्टॉर्म से सीवियर साइक्लोन तक मैक्सिमम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा जाने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। अगर जा भी सकते हैं, इसको इनकार भी नहीं कर सकता अभी के टाइम पे। तो भारत के बाकी राज्यों पे इसका इफेक्ट किस तरह से देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जो बिहार, झारखंड, ये सब एरिया पे किस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो डिपेंड करेगा सिस्टम लैंडफॉल कहाँ कर रहा है। अगर सिस्टम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के बीच में लैंडफॉल करता है तो छत्तीसगढ़ के साथ बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पे आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिलेगी 24 से 27 के बीच में। अगर ये सिस्टम उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बीच में लैंडफॉल करता है तो छत्तीसगढ़ पे इफेक्ट कम होगा, बट झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई एरिया पे आपको बारिश की एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो ये डिपेंड करेगा सिस्टम क्रॉस कहाँ पे कर रहा है इफेक्ट जानने के लिए। तो कहीं ना कहीं पूर्वी भारत का जो हिस्सा है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, इस सब एरिया पे आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और बांग्लादेश के कई एरिया पे भी इसकी वजह से झमाझम बारिश के साथ हेवी रेन, विंड स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकती है 24 से 27 के बीच में। बट इस सिस्टम का कोई भी इफेक्ट आपको मध्य भारत और उत्तर भारत के राज्यों पे देखने को नहीं मिलेगा। तो कंक्लूजन ये रहा कि ये सिस्टम 20 तारीख के आसपास, 19-20 के आसपास लो प्रेशर में बदलेगा। उसके बाद वो सिस्टम वही एरिया पे 2 से 3 दिन तक रहने की कोशिश करेगा, साउथ सेंट्रल बे ऑफ बंगाल पे रहने की कोशिश करेगा और वहाँ पे इंटेंसिव को डीप डिप्रेशन का रूप ले सकता है। उसके बाद वो सिस्टम रिकवर करके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे आगे जाने की कोशिश करेगा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के बीच में कहीं भी टकरा सकता है 24 से 26 के बीच में। और ये सीवियर साइक्लोन तक मैक्सिमम इसका इंटेंसिटी पहुंच सकता है। 23 तारीख से रेनफॉल एक्टिविटी पूरी भारत पे इंक्रीज होना स्टार्ट कर देगा और 24 से लेकर 27 के बीच में सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के इलाकों में देखने को मिलने वाला है। और बहुत डिपेंड करेगा सिस्टम का इंटेंसिटी उस वक्त किस तरह से रहता है, उसके हिसाब से हम विंड स्पीड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी के टाइम पे विंड स्पीड का अंदाज़ा लगा नहीं सकते। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन या सवाल हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिए, आपको आंसर देने की कोशिश पूरी तरह से करूँगा। तो आई होप कि मैंने आपका सारा डाउट क्लियर कर दिया होगा। इस सिस्टम के ऊपर लगातार मैं नज़र रखा हुआ हूँ कि अगर इस सिस्टम में कोई भी बदलाव और होता है तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करने वाला हूँ मैं। तो लगातार मेरे चैनल के साथ आप बने रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का दिन शुभ हो।